सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल जैसे हमने बात की थी कि जो क्राइम जो पनपता है, जो आगे बढ़ता है, वो कहीं भी पॉलिटिकल जो उनको जो संरक्षण मिलता है, पैट्रेज मिलती है और पुलिस से पैट्रेज मिलती है, उसकी वजह से ज़्यादा पनपता है। अगर कानून समय पे अपना काम करे तो क्रिमिनल्स को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आज दूंगा जो एक नेक्सस है, जिसको हम क्रिमिनल पुलिस पॉलिटिकल नेक्सस कहते हैं। CPP उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं आपको आज कुछ एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये आइडिया हो सके कि क्रिमिनल्स को समय पे नकेल क्यों नहीं लगाई जाती या क्यों नहीं लगती। एक एग्जांपल सबसे बड़ी मैं देता हूँ छोटा राजन की, फिर दाऊद की, फिर दूसरे लोगों की। जब छोटा राजन देश छोड़ के दुबई गया, दुबई से बैंकॉक गया, बैंकॉक से मलेशिया गया, मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया गया और उसी दिनों में वो सिंगापुर, हांगकांग भी घूमता रहा और अपनी अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज चलाता रहा बेरोक टोक। उसका जो एक रेड कॉर्नर नोटिस हमारी CBI ने निकाला था, जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही एजेंसी है जो रेड कॉर्नर या ग्रीन कॉर्नर या येलो कॉर्नर नोटिस निकालती है, वो हिंदुस्तान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, जो दूसरे देशों की पुलिस के साथ और ख़ास तौर पे इंटरपोल के साथ तालमेल रखती है कि हमारे देश में कौन कौन से क्रिमिनल वांटेड हैं और कौन कौन से क्रिमिनल हमें चाहिए, और उनको जहाँ भी हो उनको ढूंढ के पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले करना, उसका जो ताबा है वो भी CBI लेती है। तो छोटा राजन के केस में आपको सुन के हैरानी होगी कि उसके नाम का रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया और वो नोटिस इंटरपोल के पास भी गया, लेकिन 10 साल तक उस नोटिस पे छोटा राजन की तस्वीर नहीं थी। आप हैरानी की बात सुनिए कि इंटरपोल के नोटिस में एक वांटेड क्रिमिनल की तस्वीर नहीं है, जो अंडरवर्ल्ड का एक उस जमाने का बड़ा डॉन माना जाता था। अब तस्वीर क्यों नहीं है, क्यों नहीं थी? इसका कारण ये था कि पुलिस का ये कहना था कि हमारे पास उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर अवेलेबल नहीं है। अब बड़ी हैरानी होती है कि हिंदुस्तान की एजेंसीज, हिंदुस्तान की CBI, उसके साथ मुंबई पुलिस, उसके साथ वो तिलक नगर का पुलिस थाना, जिनके पास उसका इतने सालों का रिकॉर्ड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बहुत लंबी फहरिस्त थी, लिस्ट थी, उस शख्स की तस्वीर इंटरपोल नोटिस में नहीं लगाई गई। और देखिए, उस ज़माने में तस्वीर ही सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। तभी पासपोर्ट्स जो थे वो बायोमेट्रिक्स नहीं थे, उनमें कोई फिंगर प्रिंटिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, और उस ज़माने में है मैनुअली पासपोर्ट प्रिपेयर किए जाते थे। मैनुअली मीन्स उनके ऊपर जो लिखा जाता था आदमी का नाम, उसका एड्रेस, उसका पता, वो सब हाथ से लिखा जाता था। वो ना तो प्रिंटिंग होती थी, ना टाइपराइटर से उसका प्रिंट होता था, ना उसमें कोई फिंगर प्रिंट होते थे। उसमें सिर्फ उस शख्स का सिग्नेचर होता था जिसके नाम पे पासपोर्ट इशू होता था। तो अब लोग क्या करते थे, पासपोर्ट किसी और के नाम का, उसमें सिर्फ तस्वीर चेंज कर लेते थे। अब छोटा राजन का जितने केसेस हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उनमें से 3 केस जो हैं वो डुप्लीकेट पास या फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल करने के चल रहे हैं, और एक केस में उसको आज 7 साल की सज़ा भी हुई है, एक फेक पासपोर्ट केस में जो बेंगलोर से बनवाया गया था। अब नाम तो उसका है राजेंद्र निखालजे, लेकिन उसकी जो तस्वीर उस पासपोर्ट पे है वो इसकी है। जो पासपोर्ट पे नाम है वो एक पासपोर्ट गुलाब के नाम से बनाया गया, एक पासपोर्ट किसी सुनील सोन के नाम से बनाया गया, तीसरा पासपोर्ट किसी और नाम से बनाया गया। अब जब छोटा राजन वो
फेक पासपोर्ट पे नकली नाम से ट्रैवल कर रहा है, किसी भी देश में जाता है तो उसको वहाँ पे उसकी जो सिक्योरिटी चेक होता है, जब वीज़ा इमिग्रेशन का जो काउंटर होता है वहाँ पे वो खाली आपकी तस्वीर देखते हैं, पासपोर्ट की तस्वीर के साथ तस्वीर मिलती थी, तो उस आदमी को एंट्री दे दिया, उसको अपने कंट्री में आने दिया। तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के छोटा राजन देश विदेश में घूमता रहा और अपनी एक्टिविटीज़ चालू रखता रहा। अगर उन दिनों में इंटरपोल के नोटिस पे छोटा राजन की तस्वीर लगाई जाती तो जो इंटरपोल का लुकआउट नोटिस हर इमिग्रेशन को दिया जाता है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उस टाइम पे 97 मेंबर कंट्रीज़ थे इंटरपोल के, तो 97 कंट्रीज़ में इन सब कंट्रीज़ के नाम भी शामिल थे जिन्होंने इंटरपोल का चार्टर साइन किया हुआ था, जिनमें थाईलैंड शामिल था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, जिनमें मलेशिया शामिल था, जिनमें सिंगापुर और हांगकांग शामिल थे। इन्हीं कंट्रीज़ में छोटा राजन अपनी फ़ोटो वाले पासपोर्ट के साथ, भले नाम किसी और का था, वो ट्रैवल करता रहा, लेकिन कहीं भी उसको रोका नहीं गया, क्योंकि उसकी तस्वीर हमारी एजेंसीज़ ने इंटरपोल नोटिस में जारी नहीं की थी। बहुत सालों के बाद जब उसका पार्लियामेंट में इशू उठाया गया किसी मेंबर पार्लियामेंट ने, तो उसकी एक तस्वीर लगाई गई, और हैरानी की बात है वो तस्वीर भी 15 साल पुरानी लगाई गई। वही तस्वीर जो 15 साल बाद में लगाई गई है, अगर वही उसकी फ़ोटो 15 साल पहले लगाई जाती तो छोटा राजन किसी ना किसी देश में बहुत साल पहले पकड़ा जाता। दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। दाऊद इब्राहिम का जो पहला लुकआउट नोटिस के लिए जो इंटरपोल को मसौदा भेजा गया, उसमें दाऊद इब्राहिम के जो वांटेड केसेस थे, जितने केसेस में वांटेड था, उस समय पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत से केसेस में वांटेड था, क्योंकि 1985 के बिगिनिंग से वो देश छोड़ के गया हुआ था। लेकिन उसका जो लोकल नोटिस में जो एक साथ में डोजियर भेजा जाता है, वो डोजियर जब इंटरपोल को भेजा गया तो इंटरपोल ने स्टडी करने के बाद 3 महीने के बाद हिंदुस्तान सरकार को लिखा कि आपने जो डोजियर हमें भेजा है उसके बेस पे हम दाऊद इब्राहिम को वांटेड या इंटरपोल के लिए वांटेड घोषित नहीं कर सकते, आपका केस बहुत कमज़ोर है। अब देखिए, हिंदुस्तान की एजेंसीज, सीबीआई हो, मुंबई की क्राइम ब्रांच हो, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो एक डोजियर इंटरपोल को भेजता है और इतना कमज़ोर डोजियर बना के भेजा जाता है कि इंटरपोल उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर जब पॉलिटिकली शोर मचता है, कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, तो सीबीआई एक ऑफिशियल लेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लिखता है कि इसका डोजियर थोड़ा मजबूत बना के भेजिए। अरे, जब बनाना था पहले ही मजबूत बनाते। जब आपको ऊपर से पकड़ा जाता है तो आपको याद आती है कि डोजियर मजबूत होना चाहिए। मुझे याद है तभी क्राइम जॉइंट कमीशन क्राइम भुजंगराव मोहिते हुआ करते थे, और उनके साथ जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक्टिविटीज़ की कार्रवाई उस समय के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे संजय परांडे, वो किया करते थे। तो संजय परांडे ने फिर वो सब केसेस इकट्ठे किए, उनमें जो जो धाराएं थी, मर्डर का केस, एक्सटॉर्शन के केसेज और जितने भी थे, वो सब इकट्ठे करके उनके लिए एक मजबूत डोजियर बना के दोबारा सीबीआई को भेजा। उस समय काफ़ी सालों के बाद जब मोहिते साहब जो एनसीपी क्राइम थे, तो उस नोटिस के बेस पे पहली बार दाऊद इब्राहिम का इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। लेकिन ये कार्रवाई बहुत देर हो चुकी थी। जब तक दाऊद इब्राहिम कास्कर के नाम का नोटिस इंटरपोल ने पब्लिश किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, उस समय तक दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में दूसरे नाम का पासपोर्ट मिल गया था, और वो नोटिस पे जो नाम था उस नोटिस के नाम का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उस नाम का आदमी तो ट्रैवल कर ही नहीं रहा था। वो पाकिस्तान ने जो पासपोर्ट दिया उसमें दाऊद हसन शेख का नाम था।
उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन की, इंटरपोल को सिद्ध किया कि ये आदमी का असल नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है और इसी आदमी का नाम पाकिस्तान के पासपोर्ट पे दाऊद हसन शेख है। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद इंटरपोल ने जो नोटिस जारी किया, जो आज भी इंटरपोल की साइट पे है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पकड़ा नहीं गया, तो आप का कोई भी आदमी किसी भी टाइम पे जाके इंटरपोल की साइट पे चले जाओ आप, उसमें जो रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट है उसमें नंबर 252 पे दाऊद इब्राहिम का जो रेड कॉर्नर नोटिस 252 नहीं 242 पे जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ नोटिस इशू हुआ है, उसमें दोनों नाम हैं, दाऊद हसन शेख का भी नाम है और दाऊद इब्राहिम कास्कर का भी नाम है। तो इस तरीके से इतनी जो लंबे समय तक हमारी पुलिस और हमारी एजेंसीज अनगहली करते हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली देश को और समाज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसी तरीके के बहुत सारी कमियां हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में रहती हैं। वो कोई पूरा बराबर डोजियर तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्रवाई करनी होती है, उसमें जानबूझ के कमज़ोरियां रखी जाती हैं ताकि वो आदमी कभी किसी एजेंसी के हाथ नहीं लग सके। तीसरी एग्जांपल आपको सबसे बड़ी देता हूँ, नदीम सैफी, द मैन हु वाज वांटेड इन गुलशन कुमार मर्डर केस। उस आदमी के जो मुंबई जो पुलिस स्टेशन में DN नगर में वो जो केस बना था, वो मराठी में लिखा गया था, मराठी लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुंबई में जो लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मराठी में होती हैं। तो उसका पूरा केस का मसौदा मराठी में तैयार किया गया और जब नदीम सैफी इंग्लैंड पहुंच गया, उसको रिपैट्रिएशन के लिए भारत सरकार ने क्राउन्स कोर्ट में केस किया लंदन में, तो वहाँ की कोर्ट ने सारे दस्तावेज अंग्रेज़ी में मांगे कि हमें मराठी नहीं आती, हमें तो अंग्रेज़ी में लिख के बताइए कि इस आदमी के खिलाफ क्या केस है, आप क्यों इसको हिंदुस्तान वापस लेके जाना चाहते हो। तो हमारे लोग जो पुलिस स्टेशन लेवल के ऑफिसर हैं, उनको शायद इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, जो लीगल भाषा में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लीगल वोकैबुलरी होती है, शब्दावली होती है, वो नहीं लिखने में कामयाब होते। तो उन लोगों ने एक प्राइवेट ट्रांसलेटर को हायर किया, मुंबई पुलिस ने। वो पूना की किसी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनको मराठी और इंग्लिश अच्छी आती थी। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना और बात है, लैंग्वेज में मास्टरी होना दूसरी बात है, लेकिन लीगली जो उसकी जो भाषा होनी चाहिए थी, जो लीगली उसको एक्सेप्टेबल, जो लंदन कोर्ट्स में लीगल लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है, वो नहीं हुई। और आप सुन के हैरान होंगे कि लंदन की कोर्ट ने, जब हिंदुस्तान के जो वकील गए थे यहाँ से, बड़े बड़े वकील, उसमें सीनियर इंस्पेक्टर LR राव, जो उस समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो भी क्राउन्स कोर्ट में हाजिर थे। उनको पूछा गया कि आपने क्या ये जो पेपर्स अंग्रेज़ी में आप हमें सबमिट किए हैं, आर दीज पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द कॉप्स, ये पुलिस ने प्रिपेयर किए हैं क्या। और हमारे ऑफिसर बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बोल दिया नहीं जी, हमने प्रिपेयर नहीं की, ये तो हमने बाहर से ट्रांसलेशन करवाई है। और लंदन की कोर्ट ने नदीम सैफी के खिलाफ ये केस इसलिए खारिज कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड सर्टिफाइड बाई अ कॉम्पिटेंट पुलिस और कोर्ट ऑफिसर। ये बाहर के आदमी से काम करवाया हुआ, हम इसको नहीं मानते। और नदीम सैफी जी छूट गए, आज तक हिंदुस्तान वापस नहीं आए। और वो लंदन की कोर्ट ने भारत सरकार के ऊपर 90,000 पाउंड्स का फाइन लगाया कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है। एक तो हम केस हार गए, दूसरा 90,000 पाउंड्स हमें डैमेजेस में देने पड़े वहाँ की कोर्ट को, और नदीम सैफी को वापस नहीं ला सके, वो आज भी लंदन में बैठा है। उस केस के खारिज होने के बाद उसने लंदन के होम ऑफिस को अपील किया कि देखिए, ये हिंदुस्तान की सरकार मुझे
बीइंग अ मिनॉरिटी मेंबर तंग कर रही है, मेरे ऊपर झूठे केस बना रही है, मुझे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान वापस लेके जाना चाहती है, मेरे अगेंस्ट जो मेरे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, तो आप मुझे यहाँ पे असाइलम दे दीजिए, यहाँ पे मुझे रेसिडेंस परमिट दे दीजिए ताकि मैं इंग्लैंड में रह सकूं। और देखिए और हैरानी की बात, वो आदमी एक क्रिमिनल मर्डर केस में इन्वॉल्व, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व, हिंदुस्तान वापस नहीं आया, हम केस हार गए और उसको ब्रिटिश सरकार ने परमानेंट सिटीजनशिप दे दी और वो आदमी आज ब्रिटेन का सिटीज़न होके इतने सालों से वहीं पे रह रहा है। ये इसको अगर हम कानून की मिली भगत नहीं कहें, कानून का मिसयूज़ नहीं कहें, इग्नोरेंस तो कानून में मानी नहीं जाती, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़ इन कोर्ट्स। तो इस किस्म की सैकड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम अपने क्रिमिनल्स को सिर्फ इसलिए इंसाफ तक नहीं पहुँचा सकते क्योंकि हमारी प्रेपरेशन ही गलत होती है। द फंडामेंटल जो हमें फॉलो करने होते हैं वो हम नहीं करते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले जानबूझ के भी ऐसे नुक्ते छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो आरोपी है वो लेटर स्टेज कोर्ट में या अपील में वो साफ सुथरा बरी होके बाहर निकल जाए। ऐसी बहुत सारे केसेस की एग्जांपल्स हैं। क्योंकि मैंने मुंबई में ज़्यादा काम किया है तो मेरे पास ज़्यादा जो किस्से कहानियाँ हैं वो मुंबई के हैं, और इसी किस्म के मेरे दोस्तों ने जो एडवोकेट फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि इस किस्म के जो कार्रवाई होती है अनगहली वाली, जो पुलिस की तरफ से जो पूरी तरह पक्की तरह केसेस नहीं इस्टेब्लिश किए जाते, ये तकरीबन हर स्टेट में होते हैं। कलकत्ता में एक सबसे खूबसूरत एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पुलिस और एजेंसीज कैसे क्रिमिनल्स को ऑफ द हुक करते हैं। स्मगलिंग केस में जो 70s में 80s में बड़े लेवल पे गोल्ड स्मगलिंग होती थी, उसमें जितने केसेस कस्टम और DRI ने मुंबई में किए उतने शायद हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुए। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो स्मगलर जो मुंबई में पैदा हुआ या महाराष्ट्र में पैदा हुआ, रेड हैंडेड उसके पास से गोल्ड की कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई और यहाँ की कोर्ट्स ने उसका जो प्री अरेस्ट बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल, वो रिजेक्ट हो गई और वो आदमी कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके बेल लेके आते हैं। अब देखिए, जिस आदमी का कलकत्ता से कोई लेना देना नहीं, उसने कभी कलकत्ता देखा नहीं ज़िंदगी में, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट बेल देता है। उसके लिए प्रेपरेशन क्या करते थे, कलकत्ता के एक फर्जी एड्रेस का एक राशन कार्ड बनाते थे। अब आपको मालूम है कि राशन कार्ड उस ज़माने में 500, 700, 1000 रुपये दो तो नकली पा आपको राशन कार्ड किसी के नाम का जो मर्जी बनवा लो। कोई आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करने राशन कार्ड वाला नहीं जाता। आप एक एफिडेविट बना के दे दो कि मेरा नाम ये है और मैं कलकत्ता के इस एड्रेस पे रहता हूँ, आपका राशन कार्ड बन गया तो कलकत्ता के सिटीज़न हो गए। तभी आधार कार्ड नहीं थे, पासपोर्ट को भी एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाता था क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन ऑलवेज डाउटफुल रहती थी। तो यहाँ से स्मगलर जो कस्टम और DRI के शिकंजे में फंसे होते थे, वो कलकत्ता जाके एक राशन कार्ड बना के वहाँ के हाई कोर्ट में अपील करते थे कि मेरे ऊपर एक नकली केस बनाया गया है, इसलिए मुझे उसमें अरेस्ट से पहले ज़मानत दी जाए। और वहाँ पे कुछ जजेस, गिने चुने 2-3 ऐसे जजेस थे उस ज़माने में कलकत्ता हाई कोर्ट के, जिनकी कोर्ट में ही ये केस लगते थे। और देखिए, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ वो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कलकत्ता के हाई कोर्ट को, ख़ास तौर पे उन जजेस को जिनके नाम DRI ने एक सीक्रेट नोट में भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए आपके जुडिशरी के मेंबर इस तरह से कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे सबसे बड़ी और एग्जांपल वो जो सिक्योरिटी स्कैम हुआ था, कोर्ट पेपर्स नकली छाप के कोर्ट में चलाए जा रहे हैं। पर दुनिया भर में ऐसी एग्जांपल आपको कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी
कि वो पेपर्स जिनके बेस के ऊपर कोर्ट कचहरी चलती है, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, स्टाम्प पेपर बोलते हैं, वो पेपर कोर्ट में नकली प्रिंट करके नकली पेपर के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में चलाए गए और कोई 25,000 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी स्टैम्प पेपर सर्कुलेशन में लाए गए और वो आदमी को सज़ा देने में 11 साल लगे। वही कोर्ट कचहरी जिसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्जरी किया गया, फॉर्जरी की गई, उन्हीं केसेस के चलते हुए कोर्ट को भी 11 साल लगे उस आदमी को सज़ा देने। अब मुझे बताइए इसमें क्या उन्होंने कोई साइंटिफिक रिसर्च किया कि इस आदमी ने ये नोट जो पेपर थे कैसे बनाए, क्या किया? आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं हुई सिवाय उस एक आदमी के। जिन लोगों ने उसको मशीनरी सप्लाई की थी नकली स्टाम्प पेपर छापने की, वो लोग बरी हो गए। जिन लोगों ने उसको कोर्ट प्रीमाइसेस से भगाया बेल वाले दिन, वो लोग सब बरी हो गए। तो ये कुछ बेसिक फ्लॉज हैं हमारे जुडिशियल जस्टिस सिस्टम में और हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। और इसी तरह आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।